गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का मैं डॉक्टर वीएन पांडे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके तृतीय प्रश्न पत्र एम्ब्रियोलॉजी वाले पेपर में तीसरी यूनिट का टॉपिक पढ़ेंगे स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को स्तंभ कोशिकाएं कहते हैं। हम इनके प्रकार का अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं और इनके क्या उपयोग हो सकते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो हम पहले देखते हैं कि स्टेम सेल्स क्या हैं, स्तंभ कोशिकाएं क्या हैं। बच्चों, प्रत्येक कोशिका सामान्य तौर पर किसी वयस्क जीव में हम देखेंगे या किसी जंतु में, पादप में देखेंगे तो वो कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं, अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए वो कुछ रचना में अपने बायोकेमिस्ट्री में विशेषता लिए होती हैं जिससे वो किसी कार्य विशेष को संपादित कर सकें, अर्थात उनकी रचना और उनकी बायोकेमिस्ट्री, उनकी रासायनिकी एक विशिष्ट हो जाती है। इसी कारण वो अपने विशिष्ट कार्य संपादित कर पाते हैं। ऐसी कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं कहलाती हैं, ये विभेदीकृत कोशिकाएं कहलाती हैं। हमने पीछे डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ा था, वो लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है, आप उसको दोबारा देख लेंगे तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से और समझ में आ जाएंगी। जो भ्रूण होता है उसका निर्माण जाइगोट से होता है। हम जानते हैं कि जाइगोट मात्र एक कोशिका होता है। उसी एक ही कोशिका का विभाजन होते होते बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं, अंग बनते हैं, ऊतकों के द्वारा विभिन्न अंगों का और तंत्रों का निर्माण होता है और पूरे के पूरे जीव का निर्माण हो जाता है उस एक ही कोशिका के द्वारा, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो वो जाइगोट जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसकी खुद की कोई विशिष्टता ऐसी नहीं विकसित हुई है कि वो किसी एक कार्य विशेष के लिए उसमें गुण पाए जाएं। तो इस तरह से जो जाइगोट है वो अनडिफरेंशिएटेड कोशिका है। जैसे जैसे जाइगोट का विभाजन होता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला और गैस्टुला आदि स्थितियां बनती हैं, उसी तरह से जो कोशिकाएं हैं उनका डिफरेंशिएशन अर्थात विशिष्टीकरण अर्थात विभेदीकरण प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से विभेदित कोशिका या डिफरेंशिएटेड कोशिका हो जाती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है और वो विभाजित होकर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। इन कोशिकाओं को स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड अर्थात अविभेदित, बिना विभेदित की अर्थात अविशिष्ट कोशिकाएं जो विभाजित होकर के अनेक प्रकार की कोशिकाओं को बना सकें, निर्माण कर सकें, वो कोशिकाएं स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका कहलाती हैं। क्या क्या प्रकार हो सकते हैं स्टेम कोशिकाओं के? इनको क्लासिफाई या ग्रुपिंग करने के लिए दो आधार बनाया जाता है। एक तो उनकी पोटेंसी अर्थात क्षमता और दूसरा उनका स्रोत कहाँ से मिला है। तो पोटेंसी अर्थात क्षमता की बात करें, इसके आधार पर क्षमता क्या हो सकती है किसी स्टेम सेल की? मैंने गुण बताया स्टेम सेल का कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता। तो यही है इनकी क्षमता, अर्थात कितने प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके आधार पर, इस क्षमता के आधार पर ग्रुपिंग करें। सबसे पहले हम तो पाएंगे कि सबसे पहली प्रकार की कोशिका टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती है। इसको ओमनीपोटेंट या टोटीपोटेंट कहते हैं। ये किसी भी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है और
पूरे के पूरे जीव का निर्माण कर सकती है। ऐसी स्तंभ कोशिका जो पूरे के पूरे जीव का या पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण कर सके, जीव का प्रत्येक भाग निर्माण किया जा सके, ऐसी स्तंभ कोशिका को टोटीपोटेंट कोशिका कहते हैं। जाइगोट की कोशिका ऐसी ही कोशिका है, पूरा भ्रूण उससे बनता ही है। और जाइगोट का जब प्रारंभिक विभाजन होता है 16 सेल स्टेज तक, तब तक तो ये गुण पाया जाता है कि प्रत्येक कोशिका एक पूरे के पूरे भ्रूण और जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो जाइगोट और अर्ली क्लीवेज के जो ब्लास्टोमर्स हैं वो इस तरह के स्तंभ कोशिकाएं होते हैं। दूसरी प्रकार की स्तंभ कोशिका है प्लूरीपोटेंट कोशिका। ये टोटीपोटेंट कोशिकाओं से इसकी क्षमता कम है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ह्यूमन में, लगभग 5वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन जो जाइगोट होता है वो जाकर के यूटेरस में, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है मानव में। उस समय उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इस वास्तव में ब्लास्टोसिस्ट आपको बता देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का जो भीतरी भाग होता है उसको इनर सेल मास कहते हैं, वो भ्रूण का निर्माण करता है। और जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं जिनको कोरोना कोशिकाएं कहते हैं, वो बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं या फॉलिकुलर कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करती हैं। तो जो इनर मास वाली कोशिकाएं हैं वही कोशिकाएं प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं हैं ब्लास्टोसिस्ट में। ये कोशिकाएं भ्रूण का तो निर्माण कर सकते हैं लेकिन प्लेसेंटा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पूरे भ्रूण का निर्माण इनके द्वारा इस तरह से नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण भ्रूण के मुख्य भाग तो बन जाएंगे लेकिन संपूर्ण भ्रूण का निर्माण ये कोशिकाएं नहीं कर सकती हैं। ये प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं हैं। और जैसा मैंने कहा कि जाइगोट के विभाजन के बाद, प्रारंभिक विभाजन के बाद की कोशिकाएं तो टोटीपोटेंट हैं जैसा अभी मैंने बताया, और उसके बाद के विभाजन जब होंगे तब बनने वाली कोशिकाएं प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं हो जाएंगी। तब उनका जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है मल्टीपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं। ये प्लूरीपोटेंट की अपेक्षा भी इनकी क्षमताएं कम होती हैं। इनको प्रोजेनिटर सेल कहते हैं। प्रोजेनिटर अर्थात जो मूल उत्पादक कोशिका है, जो जन्मदाता कोशिका है, उसको कहते हैं प्रोजेनिटर सेल। ये जन्मदाता कोशिकाएं हैं। ये जो हैं कोशिकाएं, ये कॉर्ड ब्लड में पाई जाती हैं। जो नाल का रक्त होता है गर्भ के समय, गर्भनाल से उत्पन्न रक्त, उसको कॉर्ड ब्लड कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज में पाई जा सकती हैं। कार्डियक सेल्स, हृदय की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। बोन मैरो में पाई जाती हैं और मीजेंकाइमल स्टेम सेल के रूप में पाई जाती हैं। चौथी प्रकार की कोशिका है ओलाइगोपोटेंट कोशिका। ये कोशिकाएं मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की अपेक्षा भी कम सक्षम होती हैं। इनकी क्षमता अब उससे भी कम होती है। ये ध्यान रखें कि जैसे जैसे भ्रूण का विभाजन आगे बढ़ रहा है, जाइगोट का विभाजन, तो पहले टोटीपोटेंट था। आगे के विभाजनों के बाद जो उत्पन्न हुई कोशिकाएं वो प्लूरीपोटेंट बनी और फिर उन कोशिकाओं का जब और अधिक विभाजन होता गया तो उसके बाद मल्टीपोटेंट कोशिकाएं उत्पन्न हुई और उसके बाद ओलाइगोपोटेंट कोशिकाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद जो कोशिकाएं बनी वो ओलाइगोपोटेंट। इस अवस्था तक आते आते कोशिकाओं में काफ़ी
सीमा तक डिफरेंशिएशन हो चुका रहता है और उनकी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाने की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। ये कुछ प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं, जैसे लिम्फॉइड कोशिका है, लिम्फोब्लास्ट कहेंगे उसको। तो लिम्फोब्लास्ट कोशिका है तो वो टी और बी लिम्फोसाइट तो बना सकेगा, लेकिन उससे लाल रक्त कोशिका आरबीसी नहीं बनेगा। अर्थात ये ओलाइगोपोटेंट है, बहुत कम प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करा सकेंगे। और इसके बाद की जो कोशिका कहते हैं वो यूनिपोटेंट प्रकार की कोशिका है। ये डिफरेंशिएशन की सबसे आखिरी अवस्थाओं में से एक है, विभाजन की सबसे बाद की अवस्थाएं। ये कोशिकाएं प्रिकर्सर सेल्स कहलाती हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हिपैटोब्लास्ट कोशिका है तो वो लीवर में पाई जाने वाली हिपैटोसाइट कोशिका बनाएगा। स्पर्मेटोब्लास्ट कोशिका है तो वो स्पर्म कोशिका का निर्माण करेगा। तो ये यूनिपोटेंट कोशिकाएं हैं, ये विभाजित होती हैं तो विभाजन के बाद सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका निर्माण होगा। ध्यान रखें कि ये जो 5 प्रकार के स्टेम सेल दिए हैं आप ऊपर, ये सभी में विभाजन की क्षमता है। तो स्टेम सेल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है और विभाजित होने के बाद इनमें डिफरेंशिएट होने की या विभेदित होकर के या विशिष्ट लक्षण प्राप्त करने की क्षमता उसके बाद आती है। तो ये हुआ उनकी क्षमता के आधार पर, कितने प्रकार की कोशिका बना पाएंगी इस क्षमता के आधार पर। अब हम देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति सोर्स या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं या स्टेम सेल्स हो सकती हैं। तो ये इनको 4 समूहों में बांटा गया है: एम्ब्रियोनिक, एडल्ट या टिश्यू स्पेसिफिक, मीजेंकाइमल स्टेम सेल और इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। भ्रूण से ये कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए इनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं कहा जाता है। इनर सेल मास, अभी मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट के जो भीतर की कोशिकाएं हैं, इनर सेल मास है, उन्हीं कोशिकाओं को एकत्र किया जाता है, अलग अलग कल्चर किया जाता है और वही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहलाती हैं। ये कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण, शरीर में जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाओं का निर्माण कर सकेंगे, लेकिन प्लेसेंटा और गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा बनता है। ये जो कोशिकाएं हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं रिसर्च के लिए, अध्ययन के लिए, औषधियों आदि की टेस्टिंग के लिए, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा उपयोगिता के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुख्यतया ये कोशिकाएं उन्हीं भ्रूणों से प्राप्त की जाती हैं जो भ्रूण IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न किए गए थे और जिनकी उपयोगिता आगे नहीं हो, ऐसे ही भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त किया जाता है। दूसरी प्रकार की स्टेम सेल हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। इनको टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स कहते हैं। ऊतक की विशिष्टता के साथ स्तंभ कोशिकाएं या वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाओं से अधिक स्पेशलाइज्ड होती हैं। ये वयस्कों के शरीर में पाई जाती हैं। ये कई प्रकार की कोशिकाएं बना सकते हैं, लेकिन वो कोशिकाएं एक अंग विशेष या ऊतक विशेष से ही संबंधित होंगी। ये जहाँ पर पाए जा रही हों उस ऊतक से संबंधित विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये एडल्ट स्टेम सेल्स हैं। जैसे जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं,
ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स हैं, ये बोन मैरो में पाई जाती हैं। ये आरबीसी भी बना सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बना सकते हैं और प्लेटलेट भी बना सकते हैं। लेकिन दूसरे ऊतक की कोशिकाएं जैसे लंग्स या लीवर या ब्रेन बनाना हो तो उसको ये नहीं बना सकेंगे। तो इस प्रकार से टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल है, जो स्टेम सेल लीवर में पाई जाएगी वही लीवर का निर्माण कर पाएगी। अगले प्रकार की स्टेम सेल को मीजेंकाइमल स्टेम सेल कहते हैं। ये कोशिकाएं स्ट्रोमा से निकाली जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। स्ट्रोमा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो विभिन्न अंगों के चारों ओर पाया जाता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ कोशिकाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि विभाजन की क्षमता रखती हों और ऐसी कोशिकाओं को मीजेंकाइमल स्टेम सेल कहा जाता है। सबसे पहले बोन मैरो से ऐसी कोशिकाएं प्राप्त की गई थीं और देखा गया था कि वो कोशिकाएं बोन बना सकती हैं, कार्टिलेज बना सकती हैं और फैट सेल्स भी बना सकती हैं। और उसके बाद से कई ऊतकों में इस प्रकार के मीजेंकाइमल स्टेम सेल्स प्राप्त हो चुके हैं। एडिपोज टिश्यूज जो फैट टिश्यूज होते हैं, प्लेसेंटा में पाए गए हैं, कॉर्ड ब्लड में पाए गए हैं, इन सभी ऊतकों में मीजेंकाइमल स्टेम सेल्स पाई गई हैं। और इनकी विशिष्टता उसी आधार पर होती है जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। अगले प्रकार की प्लूरिपोटेंट सेल इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहलाती है, अर्थात ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं मिलती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा सामान्य कोशिका को प्रेरित करके, इंड्यूस करके, उसके साथ तकनीक का प्रयोग करते हुए किसी सामान्य कोशिका को स्टेम सेल में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी कोशिका को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। जैसे स्किन सेल हो, उसको इस तरह से इंड्यूस करें, प्रेरित करें कि वो विभाजन के लिए तैयार हो जाए या वो अपनी डिफरेंशिएशन समाप्त कर दे और डी डिफरेंशिएट हो जाए, उसकी विशिष्टता समाप्त हो जाए, वो विभाजन करने लगे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने लगे। ऐसी स्थिति को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में आती हैं। सेलुलर डेवलपमेंट का अध्ययन करना हो या इससे जुड़ी हुई डिजीज़ का अध्ययन किया जाना हो और या औषधियों की टेस्टिंग की जानी हो, इन सभी में इन कोशिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि वास्तव में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनको प्राप्त करना कठिन है, लेकिन सामान्य वयस्क की कोशिकाओं को इंड्यूस करना वो तकनीकी रूप से और नैतिक रूप से कहीं भी असुविधा उत्पन्न नहीं करता। तो ये हमने विभिन्न प्रकार की स्टेम कोशिकाओं के प्रकार की बात की और इनकी विशिष्टताओं की बात की। क्या उपयोग हो सकते हैं स्टेम सेल्स के? देखें यूजेज ऑफ स्टेम सेल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेम सेल्स। क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करके किसी ऊतक का निर्माण कर सकते हैं, किसी अंग का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात ये किसी भी प्रकार के अंग का निर्माण कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार खोल देता है मेडिकल साइंसेज के लिए। अक्सर हमें सुनाई पड़ता है कि किसी का लीवर खराब है, किडनी खराब है या विभिन्न प्रकार के अंगों में कोई दिक्कत है या कोई अंग किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण नष्ट हो गया है। इन सभी परिस्थितियों में वर्तमान समय में बहुत बड़ी कठिनाई है। अधिकांश समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। कहीं कहीं पर ऑर्गन डोनेशन के कारण, अंग दान के कारण अंग का उपयोग लगाया जाना संभव हो पाता है, लेकिन वास्तव में अंगदान करने वालों की संख्या सीमित है और अंगदान करने वाला मिल भी जाए तो
प्राप्तकर्ता अर्थात जो रिसीवर है और डोनर जो दाता है, इनके अंगों के इम्यूनोलॉजिकल मैचिंग होना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, हिस्टोलॉजिकल मैचिंग नहीं हो पाती है और इस कारण वास्तव में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत कठिन या बहुत ही मुश्किल व्यवस्था हो गई है। इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से किसी व्यक्ति के अंगों का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है और उन अंगों को संबंधित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या विद इन द बॉडी ही अंगों को रीजनरेट किया जा सकता है। वहाँ पर मीसेंकाइमल सेल्स को स्थापित करके अंगों का निर्माण विद इन द बॉडी भी किया जा सकता है। तो इस तरह से विभिन्न अंगों और ऊतकों का पुनः निर्माण किया जाना, ये एक चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है स्टेम सेल्स का। इसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में देखा जाता है कि हृदय में जो करोनरी आर्टरीज हैं, जो हृदय में रक्त पहुंचाने वाली धमनियां हैं, वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, कार्डियक डिजीज हो जाती है। या हृदय की मांसपेशियां किन्हीं कारणों से कमज़ोर हो जाती हैं, अपना काम नहीं कर पाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और ये भी हृदय की बीमारी का कारण बनता है। मीसेंकाइमल स्टेम सेल्स या स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन कोरोनरी धमनियों को, हृदय की रक्त की नलिकाओं को या मांसपेशियों को रीजनरेट करने की प्रक्रिया देर सवेर शुरू हो पाएगी और इससे हृदय रोगियों का उपचार संभव हो सकेगा। विभिन्न प्रकार के कैंसर का इलाज, या जैसे ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है और अन्य बीमारियों का इलाज भी इसके द्वारा संभव हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की एंडोक्राइन डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, हार्मोन का निर्माण नहीं हो रहा है, इसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे थायराइड से जुड़ी हुई बीमारियां, हाइपोथायराइड या पैंक्रियास से जुड़ा हुआ डायबिटीज़ नाम की बीमारी, इन सभी बीमारियों का उपचार संभव हो सकेगा क्योंकि थायराइड को रीजनरेट करवाना, पैंक्रियास के बीटा कोशिकाएं या अल्फा कोशिकाओं को रीजनरेट करवाना, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो सकेगा और ये इसका बहुत बड़ा उपयोग माना जाएगा। जो अनुसंधान में सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका का किस प्रकार से विभेदन होता है, इसका अध्ययन करने में और इसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में ये स्टेम सेल्स उपयोगी टूल साबित हो सकता है। इसके उपयोग से अनुसंधान किए जा सकेंगे। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की ड्रग्स की थेरेपीज़ में इनका उपयोग किया जा सकता है ट्रायल के लिए। और इसी तरह से अगर डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो सेल एजिंग अर्थात जो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने वाली प्रवृत्तियां होती हैं, उनका अध्ययन, उनके पीछे की मैकेनिज्म का अध्ययन और उसे रोकने की तकनीक ढूंढना, ये सभी कुछ संभव हो सकेगा। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि अनेक स्थानों पर स्टेम सेल बैंक्स या कॉर्ड ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं। स्टेम सेल बैंक स्टेम सेल को प्राप्त करके और उन्हें -70 डिग्री या उससे भी नीचे के तापमान पर रख देते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरह गर्भनाल को प्राप्त करके, क्योंकि मैंने बताया गर्भनाल में स्टेम कोशिकाएँ होती हैं, तो गर्भनाल को प्राप्त कर उसको भी भंडारण -70 डिग्री पर या उससे नीचे के तापमान पर किया जाता है। इसके लिए कई कंपनियां काम कर रही हैं। और इसी के साथ एक रोचक बात और बता दें कि जो गर्भनाल को भंडारित करने की बात है, ये देश के कई भागों में बहुत पुराने काल से भारतीय परंपरा में शामिल रहा है, यद्यपि उसका तरीका भिन्न रहा है। अनेक स्थानों पर गर्भनाल को ज़मीन में दबा करके रखने की परंपराएं रही हुई हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, ये स्टेम कोशिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी भी साबित हो सकती हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ नैतिक प्रश्न भी हैं और उनके कारण इनका विरोध भी होता है।
नैतिक प्रश्न क्या हैं? माना जाता है कि ये प्रकृति की व्यवस्था है, भ्रूण का निर्माण हो, उसमें डिफरेंशिएशन हो, कोशिकाएं विभेदित हों, ये प्रकृति का कार्य है, इसमें मानव द्वारा दखल दिया जाना अनैतिक मानते हैं जो प्रकृतिवादी हैं। इसी तरह से जो धर्मवादी हैं वो ये मानते हैं कि ये ईश्वर की व्यवस्था में प्रतिरोध है और ईश्वर की व्यवस्था में मनुष्य के द्वारा दखलंदाजी है, और इस कारण जो धर्मवादी हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। और तीसरा जो मानववादी हैं, मानव अधिकारवादी हैं, वो भी ये मानते हैं कि किसी भ्रूण का उपयोग उसमें से स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए किया जाना मानव अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरी संभावना ये भी व्यक्त की जाती है कि इस तकनीक का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। यद्यपि विभिन्न देशों में इस पर अभी विरोध हो रहे हैं, कहीं कहीं इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। तो बच्चों, ये स्टेम सेल पर पूरी बात हुई है। परीक्षा में आपको सीधा एक प्रश्न आ सकता है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर एक निबंध लिखिए, और या इस तरह से हो सकता है कि स्टेम सेल्स क्या हैं, उनके प्रकार और उनके उपयोग बताइए। इस तरह जो भी प्रश्नावली आप तैयार कर लीजिए, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद बच्चों।